देखिए, रमेश बिदुड़ी दक्षिणी दिल्ली का लफंगा माना जाता है। आज वो सांसद हो गया है। आप पुराने लोगों से बात करेंगे, तुगलकाबाद का लफंगा माना जाता है। जिस तरीके का भाषा वो प्रयोग कर रहा है, वो उसकी परवरिश बताती है। रमेश बिदुड़ी के माँ बाप ने जिस प्रकार का उन्हें संस्कार दिया, वही संस्कार को वो प्रदर्शित करते रहते हैं लगातार। हो सकता है कि वो अपने बच्चों को भी इस तरीके का संस्कार देते होंगे। तो ऐसे घटिया मानसिकता के लोग सदन में बैठे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्हें टोंक का प्रभारी बना दिया गया जाकर। तो ये बताता है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के घटिया और घिनौने लोगों को सदन में भेजने का काम करती है, जो गुंडे हैं। लोग अब मानते हैं कि किसी को अगर हमने मुख्यमंत्री बना दिया है, प्रधानमंत्री बना दिया, तो भगवान है, वो कुछ भी करेगा वो स्वीकार होगा। ऐसा तो नहीं होगा। ये देश तो संविधान से चलेगा। ये हो सकता है मनुस्मृति के कानून में बुलडोजर हो, लेकिन बाबा साहब के संविधान में बुलडोजर तो नहीं है। वहां ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करिए और जो कार्रवाई बनती है न्यायपूर्वक वो आप करिए। अभी उज्जैन का मामला हुआ, किस तरीके के लोग हैं और करने वाला कौन है? मीडिया में उसका नाम नहीं बता रहे। मीडिया में आरोपी का नाम नहीं बता रहे, लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं, आरोपी का नाम भरत सोनी है और वो मुसलमान तो नहीं है, कम से कम। इस बात की तस्दीक तो मुझे लगता है सब लोग कर सकते हैं। तो आप चैनलों पर जाके देखिए क्या कार्रवाई हो रही है। ओम बिरला की कोई हैसियत है क्या भारतीय जनता पार्टी में? आप लोकसभा स्पीकर बन जाइए, मंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, आपकी कोई हैसियत नहीं है। पार्टी की तरफ से जो आपको संदेश मिलेगा वो आपको पालन करना है। हो सकता है कि बिदुड़ी ने ओम बिरला को धमकाया हो बंद कमरे की, बाहर निकल तुझे बताता हूँ। हो सकता है उससे डर के मारे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की हो, क्योंकि मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी तो वो जानते ही होंगे। तो हो सकता है ओम बिरला का कॉलर पकड़ लिया हो, या गोली मारने की धमकी या पीटने की धमकी दी हो, तो ओम बिरला जी डर गए। आरएसएस में जिस तरीके का टीचिंग उन्हें मिला है, वो उसका प्रदर्शन कर रहे थे, और इतनी बेशर्मी से हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे। इनको शर्म आनी, इनको डूब मरना चाहिए। क्या ये इस तरीके का भाषा का प्रयोग जब इनके बच्चों के लिए होगा, या इनकी बीवी के लिए होगा, इनकी बहनों के लिए होगा, तो क्या ये हंसेंगे वहां मुस्कुरा के? वहां तो सीना चौड़ा हो जाएगा, वहां तो ताव में आ जाएंगे। ये घटिया लोग, इनकी पढ़ाई लिखाई आरएसएस में जाते ही इनका दिमाग निकलवा लिया जाए। ये नहीं है ना, मोदी जी ने फोन किया, ईडी का डर दिखाया, सीबीआई का डर दिखाया, तो राजभर जी जैसे लोग आ गए, गठबंधन में शामिल हो गए, फलाने दल आके शामिल हो। और जो दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय होता है, उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहता है। तो मुझे लगता है कि दलित पिछड़ों को जिस प्रकार परेशान किया है मोदी सरकार ने, उनके दिन अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। दुख के दिन मुझे लगता है कि अगले साल नरेंद्र मोदी को हम लोग वापस गुजरात भेजेंगे और देश में पुनः संविधान को स्थापित करेंगे और देश को पुनः आजादी दिलाएंगे, जैसे 1947 में मिली। अगर आधी आबादी महिला है, तो उसके अंदर 25% ओबीसी महिला है, 50% ओबीसी में 25% महिला ओबीसी हैं। उनके प्रतिनिधित्व के सवाल को मोदी जी जिस तरह टाल गए, और बात बात पे कहते हैं मैं ओबीसी हूं। कैसे ओबीसी हूं भाई? अपने ही बहन बेटियों का अधिकार मार लिया आपने और कह रहे हो मैं ओबीसी हूं। और जेपी नड्डा जी भरी सदन के अंदर खुले मुंह से झूठ बोलते हुए नजर आए सदन के अंदर कि मोदी जी पहले ओबीसी प्रधानमंत्री जो भाजपा ने बनाया। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पत्रकार और राष्ट्रीय लोकदल के नेता प्रशांत कनौजिया जी। तो आइए आज हम उनसे बातचीत करेंगे देश के तमाम मुद्दों पर। प्रशांत भाई, 2024 का बिगुल बज चुका है, एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई है, इसमें मुसलमान और दलितों को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल जब इंडिया का सवाल उठता है, एनडीए में तो दलित और मुसलमान नज़र नहीं आता, लेकिन इंडिया में नज़र आता है। और मुझे मानना है कि इंडिया अपने आप में एक कलेक्टिव एफर्ट है कि इस देश में जो पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ न्याय बीजेपी नहीं कर रही है, जिनके अधिकारों को छीन रही है, तमाम जगहों पर आप देखिए। चाहे अभी राहुल गांधी जी ने खुद बताया कि केंद्र सरकार का जो सेक्रेटरीट है, उसके अंदर 90 में से महज 3 ओबीसी सेक्रेटरीज हैं। और ऐसा सिर्फ इसी विभाग में नहीं, आप तमाम अगर एजुकेशन में जाकर देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4% ओबीसी हैं टोटल। मतलब जनसंख्या में वो 50% से ज़्यादा है, और उनकी प्रतिनिधित्व 4% है। तो ये बड़ी बेमानी नज़र आती है। तो इंडिया गठबंधन का उद्देश्य यही है कि हमारी सरकार अगर बने तो हम सामाजिक न्याय को केंद्र में रख के काम करें। देखिए, कंक्रीट का ब्रिज बनाना, रोड बनाना, ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मानवीय विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा जो नेतृत्व है इंडिया गठबंधन के, जो तमाम पार्टीज़ हैं, आप देखिए उनका जो नेचर है वो संविधान में विश्वास करना तथा फ्री स्पीच, या फिर जो आर्टिस्टों को जो आज़ादी मिलनी चाहिए उसमें विश्वास करता है। और जो दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय होता है, उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता रहता है। तो मुझे लगता है कि दलित पिछड़ों को जिस प्रकार परेशान किया है मोदी सरकार ने, उनके दिन अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। दुख के दिन मुझे लगता है कि अगले साल नरेंद्र मोदी को हम लोग वापस गुजरात भेजेंगे और देश में पुनः संविधान को स्थापित करेंगे और देश को पुनः आज़ादी दिलाएंगे, जैसे 1947 में मिली थी। आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आप भी उसकी कमेटी के हिस्सा हैं। हमने देखा है कि जो मुस्लिमों की बड़ी पार्टियां जैसे एमआईएम है, एआईयूडीएफ है, या फिर दलितों की बड़ी पार्टियां हैं, मायावती जी की बीएसपी है, चंद्रशेखर आजाद रावण की है आज़ाद समाज पार्टी, वो उनको नज़रअंदाज किया गया, उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। नहीं, ये कहना अतिशयोक्ति होगी इस समय कि उन्हें शामिल नहीं किया गया।
देखिए, सभी दलों के साथ धीरे धीरे बात चल रही है। कोई भी गठबंधन एक दिन में नहीं बनता, उसको बनाने के लिए समय लगता है, बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है। हर दल का अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उस पर एक अग्रीमेंट बनना चाहिए। ये नहीं है ना, मोदी जी ने फोन किया, ईडी का डर दिखाया, सीबीआई का डर दिखाया, तो राजभर जी जैसे लोग आ गए, गठबंधन में शामिल हो गए, फलाने दल आके शामिल हो गए। ये बड़ा गठबंधन है, इसमें ताकतवर पार्टियां हैं। अपने क्षेत्रीय दलों में क्षेत्रीय दल भी ताकतवर क्षेत्रीय दल है, वहां तो कोई दल नहीं है क्षेत्रीय। तो देखिए, तो जाहिर सी बात है, और ऐसा नहीं है कि एमआईएम एआईयूडीएफ के साथ कोई समझौता की बात नहीं है। देखिए, वो इंडिया अलायंस में बिलीव तो करने चाहिए। वो तो गाली दे रहे हैं मंच से, ओवैसी साहब तो मंच पे बोल रहे भाड़ में जाए इंडिया गठबंधन, उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि उनसे बातचीत नहीं हो रही है अभी नहीं तो तक। ये कोई तरीका होता है क्या, आप गाली दे देंगे और कोई आपसे बातचीत कर लेगा? आप अपनी आस्था प्रकट करिए कि आपको कलेक्टिवली मदद करना है, कलेक्टिवली काम करना है, और भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। भाई, बहुत सारे मुसलमान हैं, वो तो गाली खा रहे हैं, वो तो जेल जा रहे हैं। 9-10 साल हो गया मोदी सरकार को, आज तक इतने ओवैसीज आपके घर पे कोई रेड पड़ी क्या? तो आप ईमानदारी से लड़िए ना। आपका 4 विधायक बिहार के अंदर छोड़ के शामिल हो गया, आप गाली दे रहे हो, बोल रहे हो कि 1 करोड़ में बिक गया, 2 करोड़ में बिक गया। आपकी पार्टी का कोई स्ट्रक्चर है? आपकी पार्टी का कोई लीडरशिप है कि अकेले आप प्राइवेट लिमिटेड अकेले बैठ के चला रहे हैं? ना कोई आपका प्रदेश अध्यक्ष समझ में आता है, ना महासचिव है, ना कोई वर्किंग कमेटी है। तो देखिए, मुसलमान अपने आप को मेन स्ट्रीम करना चाहता है, ठीक है। मैं ओवैसी साहब की काबिलियत पे शक नहीं कर रहा हूँ। बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, ही इज अ वेरी वंडरफुल पार्लियामेंटेरियन। जो वो सदन में बात कहते हैं, मैं उससे ऑलमोस्ट हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ, पर मुझे उनके वर्किंग स्टाइल पर शक है। जो वो कहते हैं, जो बाहर मंचों पे कह रहे राहुल गांधी आके हैदराबाद से लड़ ले, तो तुम जाके वायनाड से लड़ लो, मालूम पड़ जाएगा तुम्हें। यही ओवैसी साहब थे, कांग्रेस के पास अर्जी लगाया करते थे कि अजरुद्दीन को मत खड़ा करवा दो हैदराबाद से, अजरुद्दीन को मत खड़ा कराओ हैदराबाद से। इस तरह की छोटी बात नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अभी लोकसभा चुनाव में समय है, और गठबंधन और भी मजबूत होगा, बड़ा होगा। चंद्रशेखर भाई भी आएंगे गठबंधन में। क्या आपको भी लगता है, जैसे आजकल अफवाहें उड़ रही हैं कि एमआईएम बी टीम है या फिर बीएसपी बी टीम है, ऐसा आपको भी लगता है कुछ? देखिए, मैं बी टीम तो नहीं कहता राजनीति में। देखिए, आपने दल बनाया है, तो जाहिर सी बात है आप चुनाव लड़ेंगे। अगर आप गठबंधन में आएंगे तो साथ लड़ेंगे, नहीं आएंगे तो आप अलग लड़ेंगे। किसी को बी टीम कह के चिन्हित करना, ये बहुत ही आसान काम है कि किसी को बी टीम करके। हाँ, मैं इनको कह सकता हूँ कि इनमें जो क्षमता है, जो लड़ने का सत्ता से, उसमें कमी नजर आती है। लेकिन मैं बी टीम कभी नहीं कहूंगा। ओवैसी साहब की अपनी पार्टी है, वो पूरी स्वतंत्रता है कि वो पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं। बहन जी की, आदरणीय बहन जी की पार्टी है, वो चाहे चुनाव लड़े, वो चाहे गठबंधन में आए, चाहे वो गठबंधन को गाली दें, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि कोई बी टीम नहीं होती है। हाँ, लेकिन उनके मन में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसमें जरूर कमी है। हाल ही में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें महिला आरक्षण बिल पास हुआ। हमने देखा कि उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, लेकिन उसमें दलित महिलाओं को या फिर ओबीसी महिलाओं को या फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। दलित महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए उनका जो आरक्षण है उसी में से आरक्षण दिया गया है। देखिए, इसी का तो विरोध हो रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार महिला आरक्षण बिल आया है, इससे पहले भी आया था। और उसका बोन ऑफ कंटेंशन था पूरे बिल का कि बिल के अंदर कोटा विद इन कोटा नहीं हो रहा था, जिसके वजह से लालू जी, आदरणीय शरद जी, रामविलास पासवान जी, तमाम बड़े नेता, मुलायम सिंह यादव जी, तमाम इसका विरोध करते थे। तो यही जो एलीट सो कॉल्ड दिल्ली का लुटियंस है, उस समय बीजेपी की सुषमा स्वराज और लेफ्ट के लोग सब एक हो गए कि अरे ये महिला विरोधी है। मुलायम सिंह जी को, लालू जी को, शरद जी को, रामविलास जी को, सबको महिला विरोधी घोषित कर रहे थे। लेकिन वो जानते थे कि अगर जिस दिन बिना विद इन कोटा अगर आरक्षण लागू हुआ, आप यकीन मानिए 33% में एक भी दलित पिछड़ा महिला को नहीं मिलेगा। और आज भी बड़े भारी मन से इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। ये ऐसी बात नहीं है कि बिल का हम पुरजोर समर्थन करते हैं, भारी मन से करना पड़ा है। दलित और आदिवासी महिलाओं को आरक्षण तो उसके अंदर विद इन कोटा मिला है, लेकिन ओबीसी महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, जो इस देश का 25% पॉपुलेशन है। अगर आधी आबादी महिला है तो उसके अंदर 25% ओबीसी महिला है। 50% ओबीसी में 25% महिला ओबीसी हैं। उनके प्रतिनिधित्व के सवाल को मोदी जी जिस तरह टाल गए और बात बात पे कहते हैं मैं ओबीसी हूं। कैसे ओबीसी हूं भाई? अपने ही बहन बेटियों का अधिकार मार लिया आपने और कह रहे हो मैं ओबीसी हूं। और जेपी नड्डा जी भरी सदन के अंदर खुले मुंह से झूठ बोलते हुए नजर आए सदन के अंदर कि मोदी जी पहले ओबीसी प्रधानमंत्री जो भाजपा ने बनाया। ये क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के आते हैं क्या?
देश का जो पहला प्रधानमंत्री अगर टेक्निकली बात करें तो एचडी देवेगौड़ा साहब जेडीएस के जो अध्यक्ष हैं वो देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री रहे हैं। और अगर हम इस टेक्निकलिटी को बाहर निकलकर अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बात करें तो आदरणीय किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी पहले ओबीसी प्रधानमंत्री थे। तो ये खुलेआम अगर आप सदन में झूठ बोलकर बच के निकल जा रहे हो और स्पीकर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है कि पहली बार इस तरीके का स्पीकर सदन में ओम बिरला जी बैठे हैं जिनके सदन में अभद्रता की जाती है, उनके सदन में झूठ बोला जाता है और वो रिकॉर्ड पे आता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो ये बहुत दुख का विषय है। लेकिन हम बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही उसके अंदर ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा और हमारी कोशिश भी यहीं तक नहीं होगी, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी हम ओबीसी आरक्षण को लागू करने का काम करेंगे जो अभी तक नहीं है। तो इतनी बड़ी आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपके घर में 10 लोग हैं, 2 लोग मिलकर फैसला लेंगे तो कभी फैसला नहीं होगा। आपको सबको लेकर एक साथ फैसला लेना पड़ेगा, तभी वो फैसला परिवार के रूप में अनुरूप माना जाएगा। उसी प्रकार जब देश चलाने की बात आती है तो देश के 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को इग्नोर कर आप कोई भी व्यवस्था या कोई भी पॉलिसी का निर्माण करेंगे, वो एक तरह से डिक्टेटरशिप या तरीके का फ्यूडल माइंडसेट क्रिएट कर देगा। संसद के विशेष सत्र की बात हो रही है। हमने देखा कि उसके आखिरी दिन में जब चर्चा चल रही थी चंद्रयान पर, तो बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को अपशब्द कहे, उनके धर्म को लेकर टिप्पणियां की और उस पर स्पीकर खामोश रहे, उन्होंने सिर्फ चेतावनी देकर उनको छोड़ दिया। क्या कहते हैं इस मामले में? देखिए, रमेश बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली का लफंगा माना जाता है। आज वो सांसद हो गया है। आप पुराने लोगों से बात करेंगे, तुगलकाबाद का लफंगा माना जाता है। जिस तरीके का भाषा वो प्रयोग कर रहा है वो उसकी परवरिश बताती है। रमेश बिधूड़ी के माँ बाप ने जिस प्रकार का उन्हें संस्कार दिया वही संस्कार को वो प्रदर्शित करते रहते हैं लगातार। हो सकता है कि वो अपने बच्चों को भी इस तरीके का संस्कार देते होंगे। तो ऐसे घटिया मानसिकता के लोग सदन में बैठे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्हें टोंक का प्रभारी बना दिया गया जाकर। तो ये बताता है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के घटिया और घिनौने लोगों को सदन में भेजने का काम करती है, जो गुंडे हैं और बोल रहे हैं बाहर मिल। ये कोई भाषा है? ये कोई भाषा है? और आप कह रहे हो कि और आपको मैं बता दूं कि सदन में बिधूड़ी ने और भी बहुत कुछ बोला जो रिकॉर्ड पे नहीं आया है। आप कभी आरटीआई मार के उस पूरे स्पीच के रिकॉर्ड को निकालो, उन्होंने और भी किसी सांसद के खिलाफ बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और लगातार वो दिल्ली में सड़क पर जिस तरीके का भाषा का अपने माँ बाप के परवरिश का जो वो प्रत्यक्ष प्रमाण देते रहते हैं वो तो जग जाहिर है। और मुझे लगता है कि स्पीकर ने जिस प्रकार का वार्निंग देके छोड़ दिया, ये कोई बात है? वार्निंग, जिस प्रकार की भाषा, और दानिश अली को नहीं गाली दिया, उस जिस शब्दों का उसने प्रयोग किया वो पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया। और दानिश अली जी का तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जान के कि जिस प्रकार दानिश अली जी को जब बोला गया, दानिश अली जी ने जिस दिन उन्हें गाली दी गई उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगले दिन जो वीडियो वायरल हुई तो वो आके बोल रहे हैं कि मैं सो नहीं पाया, मेरा सर फट रहा था। हमारी हमदर्दी है, हम चाहते हैं कि दानिश अली जी आए, इस्तीफा दे, ऐसे सदन लात मारे ऐसी कुर्सी पर। क्या रखा है? हम क्या गाली खाने के लिए सदन में आए? आप नहीं खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। वो तो फिर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 5-7 लाख लोगों का वोट लेकर वो वहां पहुंचा हुआ आदमी है। उन्होंने गाली खाई और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और मामले को पूरी तरह से, मामला आज के डेट में पूरी तरह खत्म हो गया। तो मुझे लगता है दानिश अली को हिम्मत दिखानी चाहिए थी। और दानिश अली अगर थोड़ी हिम्मत दिखाते तो उनकी कम्युनिटी का भी उन पर भरोसा होता कि ये व्यक्ति में दम है। आज ये मैसेज गया कि दानिश अली खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते तो दूसरे की सुरक्षा कैसे करेंगे? हालांकि मेरी बड़ी हमदर्दी है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ और मतलब मैं समझ सकता हूं कि उनके मन में क्या बीती होगी, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें एक फर्म एक्शन लेना चाहिए था, लात मारनी चाहिए थी ऐसी कुर्सी पर और जनता के बीच जाना चाहिए था और बताना चाहिए था दुनिया को कि किस प्रकार के घटिया लोगों को प्रधानमंत्री जी ने संरक्षण दे रखा है और वो सदन के अंदर इस तरह की गाली गलौज करते हैं और एक तरह से डिमोनाइज, टेरराइज करने का पूरी कम्युनिटी को काम करते हैं और इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता भी बिधूड़ी को सवाल जवाब देगी और बिधूड़ी जैसे लफंगों की जगह उसके गली में है, सदन में नहीं है। हमने देखा कि पार्लियामेंट में जिस वक्त ये घटना घट रही थी, पीछे पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह बैठे थे और वो हंस रहे थे, बल्कि उनका कर्तव्य बनता है कि वो उसको रोकते। वो सीनियर सांसद थे, बल्कि वो उसका मजा उठा रहे थे। ये तो सबसे ज्यादा दुख, जिस प्रकार का चित्रण हर्षवर्धन का हुआ है, डॉक्टर और रविशंकर प्रसाद का हुआ है, के लोग बड़े पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, बड़े वजनदार लोग हैं, वो बता रहा था कि उस लफंगई में वो भी शामिल थे। अगर वो जिस प्रकार हंस रहे थे, मैं मानता हूं कि उनकी डिग्रियां अलग हो सकती हैं लेकिन उनकी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो एक है। वो आरएसएस से आते हैं तीनों जन।
आरएसएस में जिस तरीके का टीचिंग उन्हें मिला है वो उसका प्रदर्शन कर रहे थे, और इतनी बेशर्मी से हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे। इनको शर्म आनी, इनको डूब मरना चाहिए। क्या ये इस तरीके का भाषा का प्रयोग जब इनके बच्चों के लिए होगा या इनकी बीवी के लिए होगा, इनकी बहनों के लिए होगा, तो क्या ये हंसेंगे वहां मुस्कुरा के? वहां तो सीना चौड़ा हो जाएगा, वहां तो ताव में आ जाएंगे। ये घटिया लोग, इनकी पढ़ाई लिखाई आरएसएस में जाते ही इनका दिमाग निकलवा लिया जाता है। पता नहीं कोई टेक्नोलॉजी होगी जहां आरएसएस में पढ़े लिखे लोगों के दिमाग निकाले। अब देखिए, बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल आरएसएस में जाके गधे जैसी बात करने लगता है। इनका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा मोर्चा का, तेजस्वी सूर्या, जिसके चाचा की वजह से ये एमपी बना है। इसका परिवारवाद का एक प्रोडक्ट है कर्नाटक में। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो ऑफिसों में प्लास्टिक का ग्लोब होता है उसके ऊपर पानी डाल रहा है। अब ये कौन से स्कूल में सिखाया जाता है? आप मेरे 6 साल के भतीजे से बात पूछेंगे ना, वो भी बोलेगा कि ये मूर्ख है। उसे भी पता है कि प्लास्टिक के ग्लोब पे पानी डालने से ग्लोबल वार्मिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये घटिया लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट नहीं है लेकिन अनपढ़ हैं जरूर। इलिटरेट और अनपढ़ में बहुत फर्क है। इलिटरेट वो होता है जिसके पास डिग्री नहीं होती, अनपढ़ वो होता है जिसके पास डिग्री हो चाहे ना हो, फिर भी बेवकूफ़ी और गधे जैसी बात करे। मुझे लगता है कि हर्षवर्धन को और रविशंकर को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या इस तरीके का माहौल वो अपने घर में बर्दाश्त करेंगे क्या? अभी हमने देखा था पार्लियामेंट में जब संजय सिंह और राघव चड्ढा मणिपुर पर चर्चा की बात कर रहे थे, तो उसी मतलब बस इतनी सी बात को लेकर स्पीकर ने उन पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। लेकिन अभी उन्हीं की पार्टी का एक सांसद इतने भद्दे कमेंट कर रहा है, इतनी गंदी बातें बोल रहा है, उसको सिर्फ चेतावनी दी जाती है, छोड़ दिया यही तो जाता है। बताता है ना, मतलब ये बताता है ओम बिरला की कोई हैसियत है क्या? भारतीय जनता पार्टी में आप लोकसभा स्पीकर बन जाइए, मंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, आपकी कोई हैसियत नहीं है। पार्टी की तरफ से जो आपको संदेश मिलेगा वो आपको पालन करना है। हो सकता है कि बिदुड़ी ने ओम बिरला को धमकाया हो बंद कमरे के बाहर निकल, तुझे बताता हूँ। हो सकता है उससे डर के मारे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की हो, क्योंकि मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी तो वो जानते ही होंगे। तो हो सकता है ओम बिरला का कॉलर पकड़ लिया हो या गोली मारने की धमकी या पीटने की धमकी दी हो, तो ओम बिरला जी डर गए। ओम बिरला जी राजस्थान से आते हैं, वहाँ कोटा से आते हैं, और मुझे लगता है कि वो क्या किस तरीके का उन्हें एक नज़ीर पेश करनी थी इस तरीके के लोगों को बाहर करके, कि ये सदन किसी पार्टी का नहीं है बल्कि ये सदन जनता का है, और जनता के नुमाइंदे आते हैं, पार्टी के नुमाइंदे नहीं है। ये जनता के नुमाइंदे हैं। अगर इस तरीके की भाषा का अगर आप एक्सेप्टेबल है, तो कल सदन में लाठी चलेगी, गोली चलेगी, चप्पल चलेगा, तो उसको भी एक्सेप्टेबल बन। ये इस तरीके की चीज़ों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा मुद्दा मतलब पूरा भुनाने की कोशिश कर रही है अपनी तरफ, हमने देखा है। लेकिन अभी हाल ही में मणिपुर में हमने देखा हमारी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा था। अभी ऐसी घटना मध्य प्रदेश में हुई है, उज्जैन में। वहां भी एक मासूम बच्ची को उसका रेप किया गया, उसको नंगा छोड़ दिया गया, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, भटक रही थी वो। दोनों ही भाजपा शासित राज्य हैं। क्या लगता है भाई, भाजपा महिलाओं को लेकर राजनीति करती है सिर्फ? देखिए, भाजपा का जन्म कहाँ से हुआ? भाजपा का जन्म आरएसएस से हुआ। आरएसएस में महिला है क्या? एक भी महिला है क्या आरएसएस में? कोई महिला अधिकारी है, पदाधिकारी है क्या? जो ऑर्गेनाइजेशन ही एंटी महिला आंदोलन से निकला हो, महिलाओं के विरुद्ध एक पुरुष प्रधान संगठन हो, उसमें आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस हुआ, अभी उज्जैन का मामला हुआ। किस तरीके के लोग हैं और करने वाला कौन है? मीडिया में उसका नाम नहीं बता रहे हैं। मीडिया में आरोपी का नाम नहीं बता रहे, लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं, आरोपी का नाम भरत सोनी है, और वो मुसलमान तो नहीं है, कम से कम। इस बात की तस्दीक तो मुझे लगता है सब लोग कर सकते हैं। तो आप चैनलों पर जाके देखिए क्या कार्रवाई हो रही है। अगर वो बेचारा पुजारी नहीं गया होता, उसने अगर उस लड़की को रेस्क्यू नहीं किया होता, तो मुझे लगता है पता नहीं क्या हो सकता था उसके साथ और भी। और मैं अभी मुझे मीडिया न्यूज़ में खबर मिली कि वहाँ के कोई टीआई हैं, उन्होंने उसको बच्ची को गोद लेने का काम किया। तो सिस्टम में अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो महिला विरोधी प्रवृत्ति है कि हम ऐसा कुछ कर देंगे और बच जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार का हिस्सा है। हमने देखा आजकल के मुसलमानों के विरुद्ध कुछ भी होता है तो बुलडोजर पहुंच जाता है। मुसलमान कुछ भी करता है, कोई प्रोटेस्ट कर देता है या कोई आंदोलन कर देता है, तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। जैसे अभी हरियाणा में मेवात में हिंसा हुई, वहां बुलडोजर पहुंच गया। यूपी में हमने देखा बुलडोजर बाबा के नाम से एक मुख्यमंत्री फेमस हो जाता है। मध्य प्रदेश में ये बुलडोजर नीति, मतलब संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कानून में भी ऐसा नहीं है, तो इसको कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये चीज़ भूल गए हैं कि सरकार हमारी नौकर होती है, और सरकार को चूड़ी टाइट करके रखना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सरकार से आलोचना करनी चाहिए।
लोग अब मानते हैं कि किसी को अगर हमने मुख्यमंत्री बना दिया है, प्रधानमंत्री बना दिया, तो भगवान है, वो कुछ भी करेगा वो स्वीकार होगा। ऐसा तो नहीं होगा। ये देश तो संविधान से चलेगा। ये हो सकता है मनुस्मृति के कानून में बुलडोजर हो, लेकिन बाबा साहब के संविधान में बुलडोजर तो नहीं है। वहाँ ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करिए और जो कार्रवाई बनती है न्यायपूर्वक वो आप करिए। लेकिन जिस तरह का मेवात में किया उन्होंने, ये बताता है कि, और अगर मुसलमानों के घर तोड़े तो फिर मोनू मानेसर गिरफ्तार कैसे हुआ? मतलब मोनू मानेसर, आतंकवादी मोनू मानेसर इस पूरे षड्यंत्र में शामिल था, इसलिए आज वो गिरफ्तार है। लॉरेंस बिश्नोई से उसके रिश्ते समझ में आए हैं, उसके बाद वो उसके गैंग में शामिल होना चाहता था। हो सकता है आगे चल के आतंकवादी बनता, कोई बम धमाके करता, इस तरीके की चीजें कर सकता था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी दी कि ये किस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके का जो बुलडोजर वाली राजनीति है, ये प्रेसिडेंट सेट कर रही है। कल सत्ता चली गई, कल किसी और की आ गई, वो भी बुलडोजर चलाएगा, फिर किसी और की आ गई, वो भी बुलडोजर चलाएगा। तो फिर कोर्ट क्या कर रही है? कोर्ट क्या मूंगफली खाने के लिए थोड़ी ना बनी है। इस देश के अंदर कोई भी फैसला होगा कोर्ट के माध्यम से होगा, न्यायपालिका के माध्यम से होगा। तो न्यायपालिका को इन्वॉल्व किए बिना इस तरीके की चीजें करना गैर कानूनी है, और अदालत इस पे संज्ञान नहीं ले रही है और इस पर कुछ ठोस आदेश नहीं दे रही। ये सोचने का विषय है। पर मुझे लगता है कि ये बुलडोजर करना, और ये बुलडोजर ज्यादा आप देखिए कि खासतौर पर कास्ट और रिलीजन देख के चल रहा है। अजय कुमार टेनी के लड़के के घर पे नहीं चला। अजय कुमार टेनी जिसने किसानों को, उसके लड़के ने ने कुचल दिया किसानों को, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला। ब्रजभूषण के घर भी ब्रिजभूषण के घर पे बुलडोजर नहीं चला। ब्रिजभूषण की जगह अगर बद्रे आलम होते हैं तो अभी तक बुलडोजर भी चल गया होता, एनएसए भी लग गया होता और जेल भी चले गए होते, सदस्यता भी चली गई होती, कन्विक्ट भी हो गए होते। जिस तरह माननीय आजम खान साहब के साथ इन्होंने किया, इन्होंने क्या ये, और पुलिस की रिपोर्ट है कि जब जब मौका मिलता था ब्रिजभूषण छेड़छाड़ करने और मोलिस्टेशन करने का मौका नहीं छोड़ता था। इतना कुछ पब्लिक डोमेन में आने के बाद भी मोदी जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं का उत्थान के लिए बिल ला रहे हैं, तो उस बेशरम को, उस ब्रिजभूषण को क्यों बिठाया था सदन के अंदर? निकाल के बाहर फेंको। ऐसे लोग वोट देंगे महिला आरक्षण बिल पर, जिनका खुद चरित्र चिन्हित पे इतने सारे दाग हैं कि वो मवाली है, कि बलात्कारी है, कि मोलेस्टर है, पता नहीं क्या क्या है। और मोदी जी महिलाओं को न्याय देने की बात ना करे तो ही अच्छा है। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता बस। आखिरी सवाल प्रशांत भाई, अभी हाल ही में दिल्ली में हमने देखा, कल की घटना है, एक मंदिर था, दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ था, वहां से एक मुस्लिम बच्चा प्रसाद उठा के, उस पर आरोप है कि उसने प्रसाद उठा के खाया है, पैसे उठाए, तो उसी के आरोप में उसको पीट पीट कर मार दिया गया, उसकी हत्या हो गई। ये जॉम्बी राष्ट्र मोदी जी बना रहे हैं। प्रसाद किसी का हक है क्या? जब आप कहते हो प्रसाद भगवान का प्रसाद है, तो प्रसाद तो सबका हुआ, फिर प्रसाद में हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? मैं तो मुंबई में पैदा हुआ, हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी होती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते थे विसर्जन करने। ठीक है, वो उसकी पूजा ना करे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट सब जाते थे लाने, फिर विसर्जन करने, साथ नाचते थे, साथ खाना खाते थे, प्रसाद बंटता। प्रसाद कोई अधिकार है क्या? जब आप कह रहे हो प्रसाद भगवान को भोग लगा दे, तो भगवान देखेगा ना कौन प्रसाद हिंदू खाएगा कि मुसलमान खाएगा। अरे तुम कौन होते तय करने वाले कि प्रसाद कौन खाएगा? और एक मुस्लिम ने प्रसाद खा लिया तो क्या हो गया? अन्न खिलाना तो सब आपका काम है। लोग भंडारे करवाते हैं, क्यों करवाते हैं भंडारे? मजा आता है भंडारे कराने में, इसलिए कराते हैं कि अच्छा काम है। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये अच्छा काम है, सवाब का काम है। ये हर धर्म के लोग करते हैं। सिख धर्म के लोग तो अनंत काल कितने सालों से, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जहां जहां भुखमरी हुई है, सिख धर्म के लोग जाके वहां लंगर लगाते हैं। और क्या आप जब यहाँ जाते हैं दिल्ली में जितने भी गुरुद्वारा है, क्या वो गुरुद्वारा वाले पूछते हैं क्या आपका हिंदू हो क्या मुस्लिम हो? हर व्यक्ति वहां लंगर खाता है। आप अगर, मैं कहता हूं आप टोपी और दाढ़ी ना हो आपकी और अब सीपी के हनुमान मंदिर चले जाइए, कोई आपको रोक लेगा क्या? आप प्रसाद, तो ये जो मानसिकता की है कि कोई मंदिर में नहीं जाएगा, कोई मस्जिद में नहीं जाएगा, ये जो बांटने की राजनीति है ना, इसने देश का बेड़ा गर्क किया है। अभी इस जिसने पीटा है, इसका बेटे को अभी कोरोना हो जाए और ब्लड की जरूरत पड़े और आखिरी मुसलमान का ब्लड मौजूद हो, तो क्या लेने से मना कर देगा क्या? लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, आज अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि लॉकडाउन में हमारे पड़ोसी ज्यादा काम आए सरकार से ज्यादा, हमारे मोहल्ले में रहने वाले लोग ज्यादा काम आए सरकार से ज्यादा। कि हमें अनाज की जरूरत पड़ रही थी, या दवा की जरूरत पड़ रही थी, या ब्लड की जरूरत पड़ रही थी, या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, तो हमारे हमारे आसपास के लोग काम आए, सरकार के लोग थोड़ी ना काम आए। तो हम किससे लड़ रहे हैं?
हम लोग बचपन में रहते थे, हमारे इलाके में अगर कोई असलम है तो वो चाचा होते थे, असलम चाचा होते थे। लेकिन आज के डेट में असलम मुसलमान हो गया है। बुआ, फूफा, खाला, इस तरीके के रिश्ते रहते थे मोहल्ले में, वो रिश्ते खराब हुए हैं। मोदी इतना बड़ा अपराधी है, इसने सिर्फ देश को नहीं बेचा बल्कि पूरी नस्ल को बर्बाद करने का काम किया है। और मोदी को पूरी दुनिया हमेशा इसीलिए याद रखेगी कि मोदी ने किस प्रकार एक भाईचारे वाला देश, जिसको पूरी दुनिया कहती है कि साला दुनिया में आप कहीं भी जाइए इतनी विविधता नहीं है, इतनी भाषा, इतनी जाति, इतने रंग, इतने भेद, इतनी भाषा के होने के बाद भी लोग एक साथ रहते हैं। ये जादू है, ये करिश्मा है। उस करिश्मे को खराब करने का काम मोदी ने किया है और इतिहास कभी मोदी को माफ नहीं करेगा। अब मेरी बात रखना, आज मोदी जिंदा है, ताकत उसके हाथ में है, वो कुछ भी कर ले, लेकिन कल जब वो चिता पे लेटेगा तो किताबें लिखी जाएंगी, फिल्में बनेंगी, अखबार में आर्टिकल भी लिखे जाएंगे और बताया जाएगा कि ये आदमी ने किस प्रकार अब झूठी चाय बेचा, झूठी डिग्री, सब कुछ झूठा। 21 रुपए का बताओ, अपने दोस्तों को 21 हजार करोड़ रुपया देता है और मंदिर में लिफाफा 21 रुपए का डालता है। यह आदमी अब यूट्यूबर बन गया है। मोदी जी ने अपने रिटायरमेंट का इंतजाम कर लिया। लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अभी वो बोल रहे थे, तो मुझे लगता है उनको ये इल्म हो चुका है कि अब जाने वाला हूं, तो अब जाने के बाद क्या करेंगे, यूट्यूबर बनेंगे। तो यूट्यूबर बनने के लिए मैं मोदी जी को बधाई है। 24 के बाद वडोदरा में जाइए, वहां अच्छे से यूट्यूबिंग करिए, वहां व्लॉगिंग करिए, चाहे जो करना है, एलवीस यादव जैसा कुछ लफंगागिरी करना तो करिए, उसमें आप महारत हासिल है मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे प्रशांत कनौजिया जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया।